Good evening, students. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about complex sentences. What is complex sentence? Complex sentence is equal to one principal class plus one or more subordinate classes. Complex sentence कॉम्बिनेशन होता है एक प्रिंसिपल क्लास का और एक या एक से अधिक जो सबऑर्डिनेट क्लास का। अब चूंकि सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज हम लोग नाउन क्लास के माध्यम से, नाउन क्लास के द्वारा जो है हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो नाउन क्लास देखो बच्चों क्या होता है। नाउन क्लास हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास एक प्रकार से जो है सबऑर्डिनेट क्लास होता है जो कि सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, ये नाउन का कार्य करता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन क्लास जो है किसी भी सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है और नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में 5 तरीके से कार्य कर सकता है। तो अगर नाउन 5 तरीके से काम कर सकता है किसी सेंटेंस में, तो नाउन क्लास भी 5 तरीके से काम कर सकता है। पहला जैसे है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब यानी कोई भी नाउन जो होता है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से देखें, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये नाउन है, यानी इस वर्ब यानी इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, यानी नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है, जैसे कहें यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। तुम एक चोर हो, इसे सब लोग जानते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखें, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल। कह दीजिए दैट यू आर ए थीफ, कि तुम चोर हो, इज नोन टू ऑल। ये जो इज क्रिया है, इज वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन के रूप में जो है आया हुआ है, नाउन क्लास हो गया दैट यू आर ए थीफ। और इसका एक सब्जेक्ट है अपना और अपना इसका एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यू आर ए थीफ। तो दूसरा जो है दूसरे प्रकार से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी नाउन जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे हम कहें राम बीट्स मोहन। राम बीट्स मोहन, यहां पर जो है क्या है, ये बीट्स एक वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है, जो कि नाउन है। यानी नाउन जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसी प्रकार से नाउन क्लास भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, एवरी टीचर नोज इट। तो हम इसको लिखेंगे एवरी टीचर knows that Sita is a good girl. Sita is a good गर्ल। प्रत्येक अध्यापक जानते हैं कि सीता एक अच्छी लड़की है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये वर्ब जो है नोज है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में दैट सीता इज ए गुड गर्ल आया हुआ है। दैट सीता इज ए गुड गर्ल यहां लिखा हुआ है। ये नोज ऑब्जेक्ट का है, नोज का क्या है, ऑब्जेक्ट है और एक क्लास के रूप में आया हुआ है। अंडरस्टैंड, क्लास की एक शर्त होती है, इसके साथ जो है क्या होता है, वो भी सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास है, तो सबऑर्डिनेटिंग में लेसन दैट से जुड़ा हुआ है और इसका एक सब्जेक्ट है और इसका इज जो है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे हम कहें नाउन जो होता है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, यहाँ ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल है, टेबल क्या है, नाउन है। तो ये जो नाउन आया हुआ है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो नाउन क्लास भी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कहेंगे आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बताया, यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो हम लिखेंगे, इसको बनाएंगे यू
must rely on what I told you yesterday. What I told you yesterday. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यू मस्ट रिले ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे है, ये जो है पूरा एक क्लास है, नाउन क्लास है। ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लास हो गया। तो नाउन क्लास जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। चौथा पॉइंट है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। ये किसी वर्ब का कंप्लीमेंट भी हो सकता है। नाउन जो है किसी वर्ब का कंप्लीमेंट होता है, तो नाउन क्लास भी किसी वर्ब का कंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर में ये क्या बेटा इज है ना, इज जो है वर्ब है, इसका कंप्लीमेंट क्या है टीचर, जो कि एक नाउन है, यानी कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। इस वर्ब का कंप्लीमेंट एक नाउन है, तो किसी भी वर्ब का कंप्लीमेंट एक नाउन क्लास भी हो सकता है। जैसे हम कहें राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द न्यूज इज हिज केयरलेसनेस। अब इसको हमें क्या करना है, राम लिखो, उसको बनाएंगे द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर इन द एग्जामिनेशन is that he is careless. He is careless. ठीक है, यहाँ पर द रीजन ऑफ राउंड फेलोर इन द एग्जामिनेशन इज क्या है, वर्ब है। इसका कंप्लीमेंट क्या है, दैट ही इज केयरलेस। ये जो है आपका इस कंप्लीमेंट का ये नाउन क्लास हो गया। कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, इस वर्ब का कंप्लीमेंट क्या है, नाउन क्लास हो गया। पांचवा है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, जो किसी नाउन के बारे में जो चीज बताता है उसी के बगल पे कामा के द्वारा रख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, यानी आप कह सकते हैं कि नाउन का अपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, यानी अपोजिशन में कोई नाउन हो सकता है किसी के। जैसे हम कह सकते हैं आर एन टैगोर, कामा लगा दिया, ए बंगाली पोएट रोट गीतांजलि। आर एन टैगोर ने, जो एक बंगाली पोएट थे, उन्होंने गीतांजलि लिखा। अब देखिए आर एन टैगोर नाउन है और ये बंगाली पोएट भी नाउन है। पोएट आर एन टैगोर, ये बंगाली पोएट आर एन टैगोर के बारे में बता रहे हैं, इसको हमने कामा के द्वारा अलग कर दिया है। रोट गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा। यानी कह सकते हैं किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में भी जो है नाउन क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी की हत्या गोली मार के हुई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। यह समाचार पूरे देश में जो है जंगल की आग की तरह से फैल गया। तब इसको लिखेंगे द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead. The news that Gandhiji was shot dead spread all over the country like a wildfire. Like a wildfire. समाचार क्या है भाई, समाचार यही है गांधी जी की हत्या गोली मार के कर दी गई। द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, यहाँ पर दैट गांधी जी वाज शॉट डेड यहाँ लिख दिया गया है। इसको हम चाहे तो यहाँ पर कामा के द्वारा अलग भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ, ये जो है इस नाउन द न्यूज का अपोजिशन है, द न्यूज के बारे में बताया है। तो न्यूज क्या है कि दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये जो गांधी जी की हत्या हुई ये न्यूज है। यही इस नाउन जो न्यूज नाउन है इसी का अपोजिशन है, इसी के बारे में, इसी के अगल बगल इसी रख दिया गया कामा लगा करके। यहाँ पर नाउन क्लास जो है किसी नाउन के अपोजिशन भी हो सकता है। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्डफायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास किसी नाउन के अपोजिशन में भी हो सकता है।
बाय यूजिंग नाउन क्लास में देखिए, नाउन क्लास में प्रयुक्त कुछ कंजक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हैं। जैसे लिखा हुआ है दैट, दैट का मतलब की होता है। इफ या वेदर का मतलब की क्या, हु का मतलब की कौन, दैट। और यहाँ पर हु है, हु का मतलब की क्या या जो कुछ भी होता है इसका मतलब। होम का मतलब की किसको, हुज का मतलब की किसका, वेन का मतलब की कब, वेयर का मतलब की कहां, वाई का मतलब की क्यों, हाउ का मतलब की कैसे, विच का मतलब कौन सा। यानी आप जब जो भी कंजक्शंस देख रहे हैं उसमें उसका जो हिंदी अनुवाद करने पर यह जो है हिंदी के क अक्षर से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद करने पर हिंदी के क अक्षर से शुरू हो रहा है। जैसे वेन का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पर अनुवाद करने पर की कब, वेर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर की कहाँ। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग जब एक वाक्य के अंत में इट, सो, दिस, दैट हो तो इस वाक्य को प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं। जब वाक्य के अंत में इट हो, सो हो, दिस हो, दैट हो, तो इस वाक्य को प्रिंसिपल क्लास बनाइए और पहले आगे इस जिस सेंटेंस के अंत में इट, सो, दिस, दैट हो, पहले हम इसी सेंटेंस को लिखें और उसमें से इट, सो, दैट, दिस, दैट को हटा दें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जब हम दैट का प्रयोग जिस सेंटेंस में करते हैं जोड़ते समय, वो सेंटेंस सभी असर्टिव होने चाहिए। असर्टिव सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस हो तो आप जो है दैट का प्रयोग कर सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट है, तीसरे तरीके का आता है। ये दोनों तरीके एक साइड है, तीसरा तरीका देखिए। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट, दिस, दैट हो, फिर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो इट, दिस, दैट, ठीक है, और उसके साथ इज या वाज हो और सभी सेंटेंसेस भी क्या हो, असर्टिव, तो हम क्या करेंगे। अब पहले में आपने देखा था किसी वाक्य के अंत में इट, सो, दिस, दैट आया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट ही हो, इट, दिस, दैट हो और उसके साथ जो क्रियाएं हो इज या वाज हो और सभी सेंटेंस यानी जो दो या दो जो भी सेंटेंस है वो सब असर्टिव हो। तो इस प्रक्रिया देखिए यहाँ पर कैसे सेंटेंस रहेगा, इट हो, दिस या दैट हो, इसके साथ इज या वाज हो और अदर वर्ड दिया हुआ हो, एक सेंटेंस है, इसको हम यस मान लेते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है वो अपने रूप में है, जैसे एस प्लस बी प्लस ओ के रूप में है, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसको यस टू मान लीजिए और इसको यस वन मान लीजिए हम, इट, दिस, दैट, इज, वाज प्लस अदर वर्ड्स। ये जो यस वन है वहां भी हो सकता है, यस टू इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। पहला सेंटेंस ही मान लो यहाँ भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इट, दिस, दैट वाले सेंटेंस को नहीं छुएंगे, पहले हम एस टू पे लिखेंगे और एस टू के पहले जो है यानी एस प्लस बी प्लस, इस सेंटेंस के पहले हम दैट लगा देंगे, दैट प्लस एस टू, यानी ये जो सेंटेंस है इसके पहले हम दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है दूसरे पहले सेंटेंस में इसके साथ इज आवाज लिखा हुआ है, तो यहाँ इज आवाज लिख दीजिए प्लस यशवन का अदर वर्ड ऑफ यशवन, यशवन ये जो सेंटेंस है यशवन, यशवन के अदर वर्ड को आप लिख दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इट, दिस, दैट प्लस इज, वाज से और अदर वर्ड से हो तो उसको यस वन मान लीजिए और यस प्लस बी प्लस ओ है यानी दूसरा सेंटेंस है उसको एस टू मान लीजिए। तो इट वाले सेंटेंस को छोड़ करके हम दूसरे सेंटेंस को पहले लिखें और उसके पहले दैट लगाएंगे यानी दैट प्लस एस टू, दैट प्लस पूरा मिला के एस टू हो गया और उसके बाद इज आवाज लिखे प्लस अदर वर्ड्स आप यस वन के अदर वर्ड्स को लिख देते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ इट, दिस, दैट को न लिखे, इट, दिस, दैट को नहीं लिखना है। अब इसके आधार पे कुछ सेंटेंस को हम रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 के आधार पे सेंटेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल, यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल, ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अब देखिए किसी सेंटेंस की शुरुआत में इट दिया है और उसके साथ इज लिया है, इट इज है ना, यस,
इसे यहां पर लिखा हुआ है इट इज प्लस अदर वर्ड, इट इज प्लस अदर वर्ड दिया है। तो हम इस सेंटेंस को पहले न लिखें, पहले हम इस सेंटेंस को लिखे यू आर ए थी, लेकिन इसके पहले हम दैट लगा रहे दैट यू आर अ थिक, दैट यू आर ए थिक। अब उसके बाद इसमें हम इट को नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे और सारी चीजों को उतार लेंगे। अदर वर्ड इज नोन टू ऑल, फुल स्टॉप। दैट यू आर ए थिक इज नोन टू ऑल, ये हो गया हमारा जो है नाउन क्लॉज बन गया। ही विल नॉट पास दिस ईयर, वो इस साल पास नहीं होगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। अब देखिए एक सेंटेंस में इट इज लिखा हुआ है और प्लस अदर वर्ड है, तो हम इस सेंटेंस को पहले नहीं लिखेंगे, हम दूसरे सेंटेंस को पहले लिखेंगे और उसके पहले दैट लगा देंगे। यहां लिखेंगे दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर। अब इट को हटा देंगे, केवल यही उसके बाद वाला सब उतार लेंगे, इज सर्टेन। रूल नंबर 3 के तहत ये जो है ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं यहां से, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, हाँ इसे लिखा हुआ है सीता इज ए क्लेवर गर्ल, सीता एक चालाक लड़की है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक टीचर इसे जानता है। ये बात कि सीता एक चालाक लड़की है, प्रत्येक टीचर इस बात को जानते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। इसमें लिखा है सीता इज ए क्लेवर गर्ल, एवरी टीचर नोज इट। किसी सेंटेंस के अंत में इट आया हुआ है और यहां पर लिखा है नोज इट। प्रत्येक टीचर जानता है इसे, क्या इसे जानता है कि सीता एक जो है क्लीवर, एक चालाक लड़की है। प्रत्येक टीचर इसे जानता है। अब यहां पर हमें इट का इस्तेमाल नहीं करना है, इस सेंटेंस को पहले हम लिखेंगे, इस सेंटेंस को लिखेंगे एवरी टीचर नोज इट। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही बात जानते हैं, क्या बात कि सीता एक जो है क्लेवर गर्ल है, दैट सीता इज अ क्लेवर गर्ल। ओके यस, प्रत्येक टीचर जानते हैं कि सीता एक क्लेवर गर्ल है, एक चालाक लड़की। ही विल पास द एग्जामिनेशन, एवरीबडी होप्स सो। अब देखिए एक सेंटेंस है एवरीबडी होप्स सो, होप आशा करते हैं ऐसा, प्रत्येक व्यक्ति आशा करते हैं ऐसा। क्या ऐसा आशा करते हैं कि वह परीक्षा में पास होगा। होप सो का मतलब ऐसा आशा करते हैं कि वह पास होगा। यहां पर सो लिखने की जरूरत नहीं है, किसी सेंटेंस के लास्ट में जो है देखिए लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस के अंत में इट सो दिस दैट को सो लिखा है, इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना दीजिए। तो पहले लिखिए एवरीबडी होप्स दैट he will pass the examination. He will pass the examination. Pass the examination. ठीक है। I shall be back on Sunday. मैं वापस आऊंगा संडे को। I expect this. मैं आशा करता हूं। अब यहां देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में दिस दिया है, दिस को हटा देंगे, इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना के दैट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को उतारेंगे। लिखेंगे आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन
संडे। इस तरीके से आई एक्सपेक्ट दैट हो गया, जिसको हटा दिए। मैं यही आशा करता हूं यह कि आई शैल बी बैक, मैं मतलब संडे को आ जाऊंगा। या दैट लगाकर इसको डालेंगे। इस तरीके से हो गया ये। इफ या वेदर का प्रयोग देखें। इफ या वेदर का इंपॉर्टेंट प्रयोग है जब एक वाक्य असर्टिव हो, जब एक वाक्य असर्टिव हो और दूसरा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इफ या वेदर का प्रयोग तब करें जब एक वाक्य असर्टिव हो और दूसरा वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वहां पर हमें जो है जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि हमने जो है उसमें डायरेक्ट में भी इस चीज को सीखा है। अब देखिए, विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो। अब इसको आपको बनाना है तो हमें सबसे पहले जो है ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको नहीं लिखना चाहिए, हमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को लिखना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे आई डू नॉट नो। और अब इसको जोड़ना है, यहाँ इफ या वेदर लिख दीजिए। इफ, उसके बाद इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव बना देना है। असर्टिव बनाने के लिए इफ के बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया विल लिखेंगे और उसके बाद तो फिर वर्ब लिखेंगे और उसका फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको असर्टिव बनाना होगा। असर्टिव बनाने के लिए आप जाइए, इफ के बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए दूसरा प्रकार दिया गया है इसमें, जब एक वाक्य में मे बी का प्रयोग, जब एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हो तथा सभी वाक्य कैसे हो? असर्टिव हो। सेंटेंस असर्टिव हो लेकिन किसी एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हो, तो ऐसे स्थिति में हमें वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि किसका प्रयोग करना है? इफ या वेदर का प्रयोग कर देना है। जैसे ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो, तो यहां पर इस सेंटेंस को पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे आई डू नॉट नो को। तो लिखेंगे आई डू नॉट नो। अब यहां पर वेदर लिख दें या इफ लिख दें, वेदर ही। एक चीज और याद रखना है, यहां पर जो मे बी लिखा है, मे बी की जगह प्रिंसिपल क्लास के अनुसार अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर मे बी की जगह इज हो जाएगा। अगर यहां पर एक पास्ट टेंस में है तो यहां पर वाज हो जाएगा। ये याद रखना है। जैसे कि हम टू बी वर्ब होता है, टू बी का मतलब होता है इज एम आर, वाज वर्ब होता है टू बी वर्ब। तो यहां पर जैसे हो जाएगा आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेदर ही मे बी। तो यहां पर ही के साथ क्या लग सकता है? इज लग सकता है, इज इनोसेंट। यहां पर ध्यान दे रहा है कि अगर एक सेंटेंस दोनों जो है क्या हो? असर्टिव हो, इसमें एक सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब मे भी दिया हो, तो हमें मे बी वाले को बाद में लिखना है। पहले हमें आई डू नॉट नो इस सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ इफ या वेदर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मे बी है तो टू बी वर्ब जो है जैसा इस सिचुएशन होगी वहां पर, जैसे यहाँ पर ही के साथ इज लगेगा, ही इज इनोसेंट। इस तरीके से जोड़ा सकता है। ही मे बी रॉन्ग और गलत हो सकता है, आई कैन नॉट से। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को लिखें, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से। अब यहां क्या लिखेंगे? मे बी दिया गया है तो यहां पर इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें। ही मे बी है तो ही इज लिख दीजिए, ही इज रॉन्ग। ओके, यस। अब हम कुछ WH यहां पर जो है कुछ चीजें WH वर्ड से संबंधित चीजों को सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट। अब ध्यान देना है कि अगर आपको सिंथेसिस के अंतर्गत वाक्यों को जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और आपको नाउन क्लास का प्रयोग करना है और उसमें WH वर्ड दिया गया, तो हमें WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड आया हुआ है, उसको हमें पहले नहीं लिखना है। पहले हमें प्रिंसिपल क्लास वाला दूसरा सेंटेंस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे नोबडी नोज। और ये जो WH वर्ड है इसी को कंजक्शन बना दीजिए आप। वेयर,
और इस सेंटेंस को असर्टिव बना देना। असर्टिव में मैंने बताया है कि असर्टिव में पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद ही। अब चूंकि ये जो टेंस है पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, इसको जब आप बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, तो हो जाएगा ही वेंट, वेयर ही वेंट, उसका फुल स्टॉप लगा देंगे। वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी। अब देखिए ये भी जो है डब्ल्यूएच वर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हमें इसको नहीं लिखना है, पहले दूसरे सेंटेंस को लिखना है। यहां शुरू करना है टेल मी, अब डब्ल्यूएच वर्ड को लिखिए वेयर, और वेयर के बाद तुरंत हैव मत लिखिए, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट पे आ जाइए वेयर यू, क्योंकि असर्टिव बनाना है सेंटेंस को। वेयर यू, उसके बाद हैव लिखिए, हैव, उसके बाद पुट माई बुक। अब सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर देख लीजिए। अगर सेंटेंस में सम प्लेस, समवेयर या प्लेस दिया है तो उसके स्थान पर हमें वेयर लिख देना है। यानी इस सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में सम प्लेस आया हो, समवेयर हो या प्लेस दिया हो तो इसको हटा देंगे, इसके स्थान पे हमें क्या लिखना चाहिए, वेयर लिख देना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में रीजन लिखा हुआ है, रीजन, तो रीजन को हटा करके वाई लिख दीजिए आप, ठीक। अगर किसी सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ हो तो टाइम को हटा देंगे आप, हटा करके क्या लिखेंगे, वेल लिख देंगे। अगर किसी सेंटेंस में somebody, someone लिखा हुआ हो तो हमें इसको हटा करके इसके स्थान पे who का प्रयोग करना है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में या जब भी जो है समथिंग दिया गया हो तो समथिंग को हटा करके आप what का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जो है एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको तैयार कर लीजिए आप। someone stole my watch, I do not know him। ये सेंटेंस है someone stole my watch। आप यहाँ पर मैंने पहले बताया है कि someone है या somebody है तो इसको हटा के इसकी जगह who लिखेंगे। तो पहले हम इस सेंटेंस को नहीं लिखेंगे, पहले इधर इसको प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। आई डू नॉट नो हिम तो लिखेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हिम नहीं लिखेंगे, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। जो, मैं उसे नहीं जानता कि कौन जो है मेरी घड़ी को चुराया, मैं उसे नहीं जानता कि कौन, की कौन, यानी हिम जो है हिम नहीं रहेगा, इस जगह पर हु, समवन की जगह पर हु लगेगा। हु स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि कौन मेरी घड़ी चुराया। द टू स्टूडेंट्स क्वेरेड, आई डू नॉट, आई वांट टू नो द रीजन। दो विद्यार्थी झगड़ा किए, मैं जो है कारण जानना चाहता हूं। यहां पर रीजन आ गया है, रीजन की जगह पर क्या लगेगा, वाई लगाएंगे। तो पहले यहां शुरू करें, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वाई, वाई हो गया, रीजन की जगह वाई हो गया। फिर उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा उतार लेंगे। सो टू स्टूडेंट्स क्वेरल, फुल स्टॉप। somebody has broken the slate, I do not know him, मैं उसे नहीं जानता कि कौन। somebody माने कोई, स्लेट को तोड़ दिया है, आई डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता। यहां शुरू करिए, हिम को हटा दीजिए, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, somebody की जगह हु लग जाएगा, who has broken the slate, okay। she has gone to some place, I do not know it। यहां पर यहां शुरू करेंगे आई डू नॉट नो से, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, इट नहीं लगेगा। अब यहां सम प्लेस किया है तो वेयर का प्रयोग कर दीजिए, वेयर सी हैज गॉन, वेयर सी हैज गॉन, फुल स्टॉप। मिस्टर पांडे सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। तो यहां शुरू करेंगे, आई डू नॉट एग्री टू, आई डू नॉट एग्री टू, समथिंग की जगह पर व्हाट लगाएंगे हम, व्हाट
मिस्टर पांडे सेड, मिस्टर पांडे सेड, ही हैज डन समथिंग, उसने कुछ कहा है, नो वन नोज, कोई नहीं से जानता, कोई नहीं इसे जानता कि उसने क्या कहा है। अब यहां पर लिखेंगे नो वन नोज, नो वन नोज समथिंग की जगह व्हाट लगाइए, व्हाट ही हैज डन, नो वन नोज व्हाट ही हैज डन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है नाउन क्लास कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, और इसमें जो नए सब्सक्राइबर हैं आप लोग इसको जो है फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।